सोचिए आप एक मतदान केंद्र के बाहर खड़े हैं, लाइन में लोग हैं, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई पढ़ा लिखा, कोई अनपढ़। सबके हाथ में एक जैसा वोट है, लेकिन दिमाग में एक जैसा सवाल नहीं है। कोई पूछ रहा है हमारी जाति का कौन है, कोई सोच रहा है इस बार हमारा हक मिलेगा या नहीं, और कहीं ना कहीं कोई नेता मुस्कुरा रहा है, क्योंकि उसे पता है आज मुद्दे नहीं, पहचान जीतेगी। भारत में चुनाव लड़ने के लिए अब सिर्फ भाषण नहीं, अब चाहिए सही जाति, सही गणित और सही डर। लेकिन सवाल ये है कि क्या जाति राजनीति वाकई मजबूरी है या फिर ये एक सोची समझी हुई साजिश है, जिससे नेता सत्ता में आते हैं और जनता आपस में लड़ती रह जाती है। आज हम बात करेंगे उस राजनीति की जो मंच से कम दिमाग से ज्यादा खेली जाती है, और देखेंगे कि क्या यूजीसी एक्ट 2026 के बाद यही राजनीति अब शिक्षा संस्थानों तक पहुंचने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नवनीश है। भारत में जाति राजनीति किसी मजबूरी का नतीजा नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित चुनावी रणनीति है। राजनीतिक दल ये मानकर चलते हैं कि मुद्दे बदल सकते हैं, लेकिन जातिगत पहचान हमेशा स्थायी रहती है। इसलिए विकास, रोजगार और शिक्षा जैसे सवाल चुनावी भाषणों में तो आते हैं, लेकिन आखिरी फैसला जातिगत गणित से ही होता है। मतदाता को नागरिक के रूप में नहीं, एक वोट बैंक के रूप में देखा जाता है। मंडल कमीशन रिपोर्ट 1980 के मुताबिक जाति आधारित आरक्षण का मूल उद्देश्य सामाजिक असमानताओं को दूर करना और ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाना था। लेकिन 1990 में जब वीपी सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की, तो यह मुद्दा सामाजिक सुधार से ज्यादा राजनीतिक ध्रुवीकरण का कारण बन गया। गृह मंत्रालय और समकालीन रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान देश भर में विरोध प्रदर्शन, हिंसा और सामाजिक तनाव देखने को मिला। ये वही दौर था जब जाति खुलकर राजनीति की धुरी बन गई। इन घटनाओं के बाद उत्तर भारत की राजनीति में जाति स्थायी राजनीतिक मुद्दा बन गई। इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में लालू प्रसाद यादव का MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण और उत्तर प्रदेश में मायावती द्वारा दलित पहचान का राजनीतिक चुनावी तौर पर बेहद सफल रहा। इन प्रयोगों ने यह साबित कर दिया कि अगर पहचान को सही तरीके से मोबिलाइज कर लिया जाए तो सत्ता हासिल की जा सकती है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये रहा कि विकास, औद्योगिक निवेश और शैक्षिक सुधार जैसे मुद्दे लगातार पीछे धकेल दिए गए। CSDS लोक नीति की रिपोर्ट्स के मुताबिक आज भी टिकट वितरण में जातिगत गणित सबसे बड़ा फैक्टर है। राजनीतिक दल ये देखते हैं कि किस सीट पर कौन सी जाति निर्णायक है और उसी के अनुसार उम्मीदवार भी चुना जाता है। कई मामलों में उम्मीदवार की प्रशासनिक क्षमता, साफ छवि या नीतिगत समझ से ज्यादा उसकी जातिगत पहचान मायने रखती है। यह व्यवस्था लोकतंत्र को प्रतिस्पर्धा नहीं, सौदेबाजी में बदल देती है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट्स बताती हैं कि चुनाव समय में जातिगत बयानबाजी जानबूझकर तेज की जाती है। नेताओं द्वारा इतिहास की घटनाओं को चुनिंदा ढंग से पेश किया जाता है। ये बताया जाता है कि तुम्हारी जाति हमेशा शोषित रही है या दूसरी जाति ने तुम्हारा हक छीना है। इस तरह की भाषा समाधान नहीं देती, बल्कि डर, गुस्सा और अविश्वास पैदा करती है, जो चुनावी तौर पर बेहद फायदेमंद साबित होती है। 2010 के बाद सोशल मीडिया ने राजनीति को और ज्यादा प्रभावी और खतरनाक बना दिया। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक जाति आधारित अफवाहें, अधूरी वीडियो क्लिप्स और भावनात्मक पोस्ट चुनावी ध्रुवीकरण का बड़ा हथियार बन चुकी हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लेकर बड़े सोशल प्लेटफॉर्म्स पहचान आधारित कंटेंट सबसे तेजी से फैलाते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि समाज आपस में लड़ता है और सत्ता बिना जवाबदेही के हाथ बदलती रहती है। इन स्रोतों के मुताबिक जाति चुनाव में इसलिए भी असरदार है क्योंकि संगठित और अनुमानित वोट देती है। किसी क्षेत्र में अगर 25-30% मतदाता एक जाति से आते हैं तो वे एकजुट होकर मतदान करते हैं, वही चुनाव का रुख तय कर देता है। इसी गणित पर गठबंधन बनते हैं, सरकारें बनती हैं और नीतियां तय होती हैं। ये लोकतंत्र को बहुमत से हटाकर गणित का खेल बना देता है। अब यही सवाल शिक्षा व्यवस्था पर भी। यूजीसी एक्ट 2026 और PRS इंडिया के विश्लेषण के मुताबिक इस कानून का उद्देश्य हायर एजुकेशन में इक्विटी, एक्सेस और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना बताया गया। लेकिन भारत के राजनीतिक अनुभव को देखते हुए ये चिंता स्वाभाविक है कि कहीं शिक्षा संस्थान भी जाति राजनीति का नया मैदान न बन जाए। जिस तरह प्रशासन, पुलिस और विश्वविद्यालयों में राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ा है, उसी पैटर्न को यहाँ भी देखा जा सकता है। यूजीसी और संसदीय समिति के दस्तावेजों के मुताबिक अगर फैकल्टी रिक्रूटमेंट, गवर्निंग काउंसिल और पॉलिसी मेकिंग पर राजनीतिक दबाव बढ़ा तो विश्वविद्यालय विचार और बहस के केंद्र नहीं रहेंगे। वे पहचान और प्रतिनिधित्व की लड़ाई का अखाड़ा बन सकते हैं। यहाँ सवाल आरक्षण या सामाजिक न्याय के खिलाफ होने का नहीं है, बल्कि यह है कि क्या शिक्षा नीति भी उसी वोट बैंक सोच से संचालित होगी जिसने राजनीति को दशकों से जकड़ रखा है। शिक्षा का उद्देश्य समाज को जोड़ना और सवाल पूछने की क्षमता देना होता है। लेकिन अगर वही शिक्षा व्यवस्था जाति के दबाव में काम करने लगे तो उसका असर सिर्फ कैंपस तक सीमित नहीं रहेगा। इसका सीधा असर भविष्य की नौकरशाही, राजनीति और सामाजिक नेतृत्व पर पड़ेगा। यानी जो राजनीति आज चुनाव में दिखती है वो कल पूरे सिस्टम में दिखाई पड़ेगी। इन तमाम रिपोर्ट्स, आंकड़ों और अध्ययनों के मुताबिक एक बात साफ है, जाति भारत की सामाजिक सच्चाई है, लेकिन उसे सत्ता का हथियार बनाना लोकतंत्र को धीरे धीरे खोखला करता है। असली बदलाव तब आएगा जब मतदाता नेता से जाति नहीं, काम पूछेगा। जब चुनाव ये तय नहीं करेंगे कि उम्मीदवार कौन है, बल्कि यह कि उसने समाज और देश के लिए क्या काम किया है। अंत में सवाल सिर्फ नेताओं से नहीं, बल्कि हम सब से है।
क्या हम हर बार पहचान के नाम पर वोट देंगे या एक दिन स्रोतों और तथ्यों को देखकर ये पूछेंगे कि हमारे नाम पर सत्ता में बैठे लोगों ने देश को वास्तव में आज तक क्या दिया है? भारत का लोकतंत्र मजबूत है, लेकिन उसकी असली ताकत तब दिखेगी जब मतदाता खुद को वोट बैंक नहीं बल्कि जिम्मेदार नागरिक समझेगा। हाल फिलहाल में जिस यूजीसी एक्ट की हम बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया है कि अगली सुनवाई तक उस पर रोक लगा दी है। लेकिन भविष्य की झोली में नया क्या है, ये किसी को नहीं मालूम। आज की वीडियो में इतना ही। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद।